श्रोताओ नमस्कार। महीने का अंतिम रविवार और ये दिन होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम का, जिसमें वो देश विदेश में रहने वाले श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू इस मन की बात पर एक चर्चा लेकर आपके लिए हाजिर है। तो श्रोताओ, आज की मन की बात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गोजरी के जाने माने लेखक प्रोफेसर M.K. वकार, जो कि एक ब्रॉडकास्टर होने के साथ साथ सोशल रिफॉर्मर भी हैं और उन्हें गोजरी का प्रेमचंद भी कहा जाता है। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया जगमोहन साहब आपका। आज हमने सुबह मन की बात प्रोग्राम सुना और बहुत सारे मौजू पर, बहुत सारे विषयों पर उन्होंने बात की। शुरुआत उन्होंने की संविधान की जी। 26 जनवरी 2025 को हम अब उसके 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो ये कैसा मौका है? अपने संविधान को आप किस तरह से देखते हैं? जगमोहन साहब, हमारे वजीर आजम नरेंद्र भाई मोदी ने आज जो मन की बात की, आज उसकी 170वीं कड़ी थी और उन्होंने पूरे तरीके से जो इलाका जात हैं या जो शख्सियात हैं या जिन्होंने काम किया या जो नए मराहिल हैं जो तय करने हैं, जो हो चुके हैं, उन सब पे उन्होंने रोशनी डाली। मैं उनको भी मुबारक देता हूँ और आपके समेत तमाम देशवासियों को, तमाम अपने अजीज हमवतनों को मुबारक दे रहा हूँ कि 2025 जो है वो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। 2024 गुजर रहा है, इसको अलविदा कहेंगे, उससे खुशआमदीद कहेंगे। उन्होंने शुरुआत जो की प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो तो आज 75 साल जो हैं 2025 में हमारे, यानी जब B.R. अम्बेडकर की सरबराही में हमारा जो ये खूबसूरत दस्तूर बना, कानून बना, 2025 में पूरे 75 साल हो जाएंगे। इसकी भी मुबारक आपको, तमाम देशवासियों को, मुझे भी। और देखिए, हमारा दस्तूर बड़ा निराला है। इसमें एक तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई वो प्यार है, एताद है, कौमियत है, तहजीब है जी। और इस संविधान को हमें तो सबसे बड़ी मुकद्दस किताब इसको मानना चाहिए, क्योंकि यही वो किताब है जो सभी को बराबरी का हक देती है। मुल्क के आगे कैसा भी समा, कोई चुनौती, कोई चैलेंज आ जाए, उससे कैसे निपटना है ये हमें संविधान सिखाता है। देश को कैसे चलाना है ये उसके लिए हमारा मार्गदर्शन करता है। और रही बात संविधान की, तो हम सोचते हैं कि संविधान या कानून या इस तरह की बातें वो सरकार तक ही महदूद होती हैं, सरकारी इदारों तक। ये बात गलत है। ये संविधान हम सबका है, इसकी बदौलत ही हम सभी का वजूद है। तभी तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जो वेबसाइट बनाई गई है constitution75.com, उसमें सभी को कहा है कि वो जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो पढ़ें और उस पर अपलोड करें। यानी एक एक इंसान ये सोचे कि ये संविधान मेरा है और मेरा भी इससे कोई रिश्ता है। देखिए, बात ये है, पूरी दुनिया के आप दस्तूर देखें जो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं, तो आपको सरफहरस्त मुमताज नजर आएगा हमारा जोहरी निज़ाम, हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा ये दस्तूर। खुदा करे कि हम सब इसके पाबंद रहें, इस पर अमल पैरा रहें, सब इसको समझें, इसको पढ़ें। ये बहुत जरूरी है। और देखिए, बात यह है कि ये हमारे, जो आपने बड़ी खूबसूरत बात आपने छेड़ी जगमोहन साहब, कि हम कई चीज़ों को सरकारी समझते हैं जी, और सरकार हमारी है, हम सरकार हैं। हमने एक एक चीज़ का, बिजली के एक बल्ब का ध्यान रखना है कि वो नाजायज ना हो जले, एक एक नलके का एक एक कतरा देखना है पानी का, ताकि वो गलत ना गिरे। हमारी दरख्तों का एक एक पत्ता जो है वो कहीं ना कहीं काम आए, तो एक एक फूल हमारा जो है वो काम आए। हर चीज को हमने संभाल के रखना है, यही हमारा दस्तूर है। तो इस दस्तूर में हम सब जुड़े, ये सबका है, ये सबका है, साझा है, सबका प्यारा है जी। और जैसे हम कहते हैं कि हिंदुस्तान है ही मुख्तलिफ फूलों का गुलदस्ता, एक फूलों की क्यारी है। तो ऐसा है, जन जन को इसका माली बनना पड़ेगा। किसी एक माली के हिस्से नहीं छोड़ सकते कि वही इसकी देखभाल करे। तो हर एक आदमी को इसका माली बनना है, इसकी सफाई, इसकी मेंटेनेंस, इसका रखरखाव जो है उसका ध्यान रखना है। जुड़ जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद और मुबीन, वरना बिखरे हुए तारों से क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत जरूरी है। कुंभ के मेले की बात मैं उसी बात पे आ रहा था। उन्होंने कहा कि इस कुंभ में अनेकता में एकता का एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। करोड़ों लोग आएंगे और वो अपनी श्रद्धा लेकर, अपनी मोहब्बतें लेकर, 13 जनवरी से हमारा प्रयागराज में इलाहाबाद के नज़दीक जो ये शुरू हो रहा है, तो दुनिया इसको देखती है, करोड़ों लोग हैं। अच्छा, कमाल की बात यह है कि पहले निज़ाम कुछ और तरह के होते थे, अब नई टेक्नोलॉजी ने इसमें बड़ी बेहतरी लाई है। सफाई का इंतजाम, सुथराई का इंतजाम। पहले वो कहते थे कुंभ के मेले का विछड़ा कब हाथ आया, कुंभ के मेले में कोई विछड़ गया तो सारी जिंदगी वो हाथ नहीं आता था। आज जनाब कोई वो है कि सिस्टम ऐसा है कि कोई विछड़ सकता नहीं है। और नई सोच यही तो है कि जो पुरानी हमारी रिवायतें हैं, परंपराएं हैं, उनको नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए और जो साइंस है या विज्ञान है, उसकी जो इजादात है,
उनका इस्तेमाल इस तरह से किया जाए कि हमारी प्राचीन परंपराएं भी जारी रहें और नई टेक्नोलॉजी का सुविधा का हर एक को फायदा भी यही कमाल है कि माजी से हम जुड़े रहें, माजी से जुड़े रहें, मुस्तकबिल का फायदा उठाएं। और बात यह है कि जो हाल है इस वक्त का जो है उसके साथ जो 3 ज़माने हैं ना, 3 के तीनों ज़मानों के साथ बात यह ताकि इस टेक्नोलॉजी को हम जोड़ के चलें जी। और उसके लिए उन्होंने बताया कि हमने एक AI चैट बॉक्स बनाया गया है पर्टिकुलरली खास तौर पर इस कुंभ के मेले के लिए, जिसमें कोई भी आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए या मार्गदर्शन चाहिए, तो आप उसमें टाइप करके या बोल कर भी बोल सकते हैं कि मुझे इस चीज़ का नहीं पता चल रहा, फलां चीज़ कहाँ से मिल सकती है, मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे कहाँ जाना है। तो बहुत अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुंभ के मेले को कामयाब बनाने की कोशिश की जा रही है। इस मन की बात की वो सातत से इसके जरिए मैं तमाम देशवासियों को जो करोड़ों की तादाद में कुंभ के मेले में आएंगे उनको मुबारक भी देता हूँ। और प्रधानमंत्री जी की हम बात देखते हैं कि वो कोई भी क्षेत्र है, जो कोई भी फील्ड है, उसको छोड़ते नहीं। हम मन की बात को हम शॉर्टकट में कहते हैं MKB, और उन्होंने आज के प्रोग्राम में KTB का गुर सिखाया, वो किस तरह से बच्चों को जोड़ सकता है अपने इतिहास के साथ, अपने वीरों के साथ। क्रिश, त्रिश और बाल्टी बॉय, ये एनिमेशन फिल्म जो है, लेकिन हम देखते हैं कि कितनी तरह की बेशुमार एनिमेशन फिल्में आती हैं जिनका कोई सिर पैर ही नहीं होता, लेकिन ये कितनी अच्छी कोशिश है जो KTB की टीवी पर वो सीरीज आती हैं, उसमें बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जोड़ा जा रहा है, उनको आज़ादी की लड़ाई की कहानियों के बारे में बताया जा रहा है, किस संघर्ष के साथ हमने आज़ादी हासिल की है, गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं, उसके बारे में इन बच्चों को इस दिलचस्प ढंग से जोड़ना कितनी अच्छी बात है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? आज के दौर का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि घर घर नफर एक शख्स के पास अपना फ़ोन है जी, और बच्चों की तरबियत ख़राब होती है कि वो वाहियात किस्म की फिल्में, गैर अखलाकी चीज़ें जो हैं वो देखते हैं। अब वही प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये डायरेक्शन दे दी, ये बता दिया जो कि भाई उसी फ़ोन के ज़रिए, उसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए ऐसी बेहतरी लाई जा सकती है, बच्चों की तहजीब होगी, तरबियत होगी, उनकी तालीम होगी, इनोवेशन ऐसी लाई जाए, उसमें टेक्नोलॉजी ऐसी लाई जाए, चीज़ें वो लाई जाएँ हैं। और देखिए आप बात कर रहे थे, उन्होंने फिल्म की बात भी की, और बात यह कि इस वक्त उन्होंने राज कपूर साहब को याद किया, फिर मोहम्मद रफ़ी साहब को याद किया कि वो देखिए उनकी वो जो वॉइस थी, उनकी जो आवाज़ का वो कमाल था, आवाज़ का जादू था, और दूसरी तरफ उनकी जो एक्टिंग थी उसको याद किया। आज देखिए जो इंडियन फिल्में हैं वो अपना डंका जो है पूरी दुनिया में बजा रही हैं, और उन्होंने बताया कि ये जो टीवी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का काम कर रही है, सभी को जोड़ रही है। आप देखिए कश्मीर में बैठा एक आदमी वही सीरियल देख रहा है एक कन्याकुमारी में, और उसमें जो चीज़ जोड़ने वाली होगी वो सबको जोड़ेगी। तो इन चीज़ों की आप अहमियत कितना समझते हैं देश की जो एकता है उसको मजबूती देने के लिए? देखिए ये एक जरिया है, ये जरिया हमारे पास एक तरह से करेंगे तो रहमत बनेगा, दूसरी तरह से जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया उस तरह से होगा तो नेमत होगी। तो वो नेमत, सबसे बड़ी नेमत तो यही है कि देशवासी जुड़ें, आपसी एतमाद हो, इत्फाक हो, प्यार हो, और वो चीज़ें आएँ जो चीज़ें हमारे लिए अवेयरनेस का काम करें, जो हमें जानकारी के तौर पर काम करें, इन्फॉर्मेटिव हो, उसके अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी तो तभी होगा। अपने फिल्म इंडस्ट्री की बात की, पूरी दुनिया में हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारे जो लोग थे ये मशहूर रहे अपनी एक्टिंग से, अपनी वॉइस से, अपनी स्किल से। तो इस तरह से मोहम्मद रफ़ी साहब को, राज कपूर साहब को याद करना और फिर इस तरह डायरेक्शन दे देना, ये बहुत बड़ी बात, वरना ये इसको अगर आप अल्लाह छोड़ दें तो अब वो चीज़ हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो हमारी जो हिंदुस्तानी सकाफत है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो तमद्दन है, वो दुनिया में माना हुआ है, इसको बचा के भी रखना है, और इसमें नई जो ये चीज़ें, नई जो स्किल है वो लानी है, ज़माने के साथ इसको जोड़ना भी है। जी वकार साहब, एक दौर था जब फिल्मों को, टीवी को अच्छा नहीं समझा जाता था, उसमें जाना ये समझा जाता है नौटंकी करने वाले लोग हैं, है ना, इसको अच्छा नहीं, गाने बजाने वाले लोग हैं, इस तरह की सोच हमारे समाज में कभी रहती थी। लेकिन आज इसी फील्ड में नौजवान कितना नाम कमा रहे हैं, अपना जो प्रतिभा है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं, अपने जीविका उपार्जन भी उसी से उनका हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि वेव्स नाम से, यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट जो है अगले साल इंडिया में होने वाला है, ये बहुत बड़ी बात है, जहाँ सारी दुनिया के लोग आएंगे, कहाँ बनेगा ना ये हमारा। तो ये आप क्या समझते हैं कि इंडिया के नौजवानों को, टैलेंटेड नौजवानों को, जिनका ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में
उनके अंदर कोई खासियत है, कोई खूबी है, वो उन नौजवानों के लिए कितना अच्छा मौका हो सकता है अपनी प्रतिभा दिखाने का और अपने जीवन में उस तरफ आगे बढ़ने का। हमारे इस मुल्क में, हमारे देश में जो ये टैलेंट है नौजवानों का, ये बड़ा मुमताज़ टैलेंट है। इससे जब दुनिया के लोग आएंगे, दूसरे नौजवान भी आएंगे, खेलेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, एक्टिंग करेंगे, अपनी वॉइस शेयर करेंगे, तो यहाँ से लेंगे। हम उनसे इतना नहीं लेंगे जितना वो हमसे लेंगे, हमसे लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक खजाना है। बाहर सोने की चिड़िया था, आज भी सोने की चिड़िया है, और इंशाल्लाह आगे भी सोने की चिड़िया बनेगी। जी जी जी। और भारतीय संस्कृति की आपने बात की, तो हमारा कल्चर कितना पुराना है। वो गाना आपने सुना होगा कि जब शून्य दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को सिखाई। तो भारत में इतना टैलेंट है और इतनी खूबियां हैं, और भारत की चीज़ों को लेकर दुनिया में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। उन्होंने जिक्र किया इजिप्ट का। मिस्र में बच्चों का एक कंपटीशन हुआ, पेंटिंग का कंपटीशन हुआ, वो भारतीय संस्कृति पर हुआ, और उसमें ज़्यादातर बच्चों ने भारतीय संस्कृति, भारत की जो पुराने पुरातत्व है उसके बारे में, भारत के इतिहास के बारे में पेंटिंग्स बनाई। और उन बच्चों में, मिस्र के बच्चों में भारत को लेकर इतनी दिलचस्पी। आपने मिस्र का जिक्र किया तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आ गए। जी। यूनान और मिस्र और रोमा मिट के जहाँ से, जी जी, अब तक है बाकी मगर नाम और निशान हमारा। जी सारे जहाँ से अच्छा, और उन्होंने बताया ना ये। जी जी तो जी देखो जी जी, वो सब में, हाँ, उसी की तर्जुमानी है। और 13 साल की एक दिव्यांग बच्ची, उसने मुंह के साथ पेंटिंग बनाई, उसके हाथ पांव नहीं, और वो मुंह के साथ 13 साल की बच्ची पेंटिंग बनाती है। और बनाती क्या है? इंडिया का ताजमहल, जो भारत का ताजमहल है, उसको बनाती है। और 23,000 बच्चों ने एक साथ उस कंपटीशन में हिस्सा लिया। तो हमारी संस्कृति का प्रभाव जो दूसरे मुल्कों पर पड़ते जा रहा है, उसको आप कैसे बयान करेंगे? इसमें मुझे फैज अहमद फैज याद आ गया। उसने कहा था कि मताए लो कदम छिन गई तो क्या काम, खून जिगर में डुबो रही हैं उंगलियां मैंने। बच्ची की उंगलियां नहीं है, लेकिन वो मुंह से पेंटिंग बनाकर मैसेज दे रही है, मेरा ये जज्बा, मेरा ये टैलेंट। जी जी जी, बहुत खूब। और उन्होंने साथ में एक और जिक्र किया कि जो दक्षिण, वो तो उनके खेलों में उन्होंने जिक्र किया, दक्षिण अमेरिका का एक मुल्क है पराग्वे, उसमें दूतावास में एरिका ह्यूबर नाम से हैं। वो आयुर्वेदिक दवाइयों का काम कर रही हैं, लोगों को कंसल्टेंसी देती हैं, लोगों को आयुर्वेद का प्रचार कर रही हैं। जो आयुर्वेद जिसको हम, वो बेसिकली आयुर्वेद है क्या? वो देसी टोटके जो होते हैं घरों में, बच्चे को पेट में दर्द है तो माँ कहती है इसको अजवाइन देनी है या क्या करना है, वो ऐसी दवाइयाँ हैं, ऐसे नुस्खे हैं, वो उनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता। तो आयुर्वेद भी आपका असर अमेरिका में जाकर छोड़ रहा है। देखिए, मैं खाना बदोश तबके में पैदा हुआ जगमोहन साहब, तो हमारी नानी दादियाँ वो क्या करती थी कि वो ज़ैफ़र, अंबरधारा, जवैन, कोठ, कोड़, पतरीस, ये चीज़ें पीस कर वो सफ़ू बना के रखनी। किसी को कोई दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, जोगी फूल, तो आज तक वो चीज़ें उस खाना बदोश तबके में मौजूद चली आई हैं। आज भी वो जब डॉग में होते हैं, पास्चर्स में होते हैं, तो वो बहुत दूर होते हैं डॉक्टर से, हॉस्पिटल से, आज भी उनके यहाँ है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सबको, मैं खुद इस तरफ हूँ, आज भी मेरे पास जड़ी बूटियाँ आपको मिलेंगी, और इस आयुर्वेदिक का हम सबको फायदा उठाना चाहिए। ये बड़ी नेमत है। और देखिए, जब भी हमने देखा है कि हम अपनी जड़ों से दूर जाने की कोशिश करते हैं, बड़े आराम परस्त बनने की कोशिश करते हैं, तब हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आती हैं और हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अपनी जड़ों के साथ जुड़ा रहना कितना ज़रूरी है। और भारतीय भाषाओं की बात की, उनका फिजी में पिछले महीने तमिल टीचिंग प्रोग्राम शुरू हुआ। क्या बात है। तमिल भाषा दुनिया की पुरानी भाषाओं में मानी जाती है, सबसे पुरानी भाषाओं में। दुनिया के कोने कोने में, जी, दुनिया के कोने कोने में, ये हमारा टैलेंट हमारे सकावत पहुंचे। और वहां पर फिजी में इसका एक प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। यही तो प्यार है, खासियत है, कशिश है भारतीय ट्रेडिशंस में। हम सबके लिए ये फख्र की बात है ना। जी। तो यहाँ अचीवमेंट्स की बात की और टीवी सीरियल्स की बात की, पैसा किस तरह से कमाया जाए, अपनी प्रतिभा को कैसा निखारा जाए, ये बहुत सारी बातें की। और उन्होंने जिक्र किया कि अब सर्दियाँ चल रही हैं, तो सर्दियों में देश भर में तरह तरह के खेल आयोजन हो रहे हैं। उन्होंने जैसे कहा कि
कश्मीर में विंटर गेम्स हो रही हैं, गुजरात में काइट फ्लाइंग हो रही हैं, और ये जब से फिट इंडिया वाली मूवमेंट है ना कि हमें सेहतमंद रहना है। जरूरी नहीं है कि अगर मैं और आप कसरत करते हैं तो हमें किसी मुकाबले में जाना है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हमें तंदुरुस्त रहना है तो हमें कोई हरकत करनी है, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था जब प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे खेलेगा भारत जीतेगा भारत, जीतेगा और भारत। तकरार के साथ कह रहे थे, तकरार में कह रहे थे खेलेगा भारत जीतेगा भारत। जी। और आजकल आप देखो इन्हीं चीज़ों से प्रेरित होकर, प्रेरणा लेकर के मॉर्निंग वॉक के ग्रुप्स बने हुए हैं, सुबह सुबह मंडलियां शहरों में पार्क में इकट्ठे होते हैं, योगा हो रहा है, और जैसे कई जगहों पर संडे साइकिलिंग का ग्रुप बना हुआ है कि संडे को हमने साइकिल ही चलानी है, साइकिलिंग ट्यूसडे नाम करके किसी ने कोई अभियान छेड़ा हुआ है। मॉर्निंग वॉकर्स के ग्रुप हैं, जम्मू में देखिए सीनियर सिटीजन का एक ग्रुप बना हुआ है, इतना शानदार वो काम कर रहे हैं। सुबह जो है 50-60 साल से उम्र के जो हमारे बड़े हैं वो क्या करते हैं कि सुबह सुबह सैर के लिए जाते हैं, इकट्ठे बैठ के घूमते हैं, बातें शेयर करते हैं जी, और अपनी भाषा को, डोगरी को, गोजरी को, इन जबानों को भी फरोग देने की कोशिश की जा रही है जी। तो सेहत का ज़रूरी होना कितना आप समझते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप अपने वकार से लोगों को बताएं कि किस तरह वो तंदुरुस्त जीवन जी सकते हैं, और इसकी क्यों इतनी ज़रूरत है कि प्रधानमंत्री हर प्रोग्राम में इसका जिक्र करते हैं कि हमने सेहत की तरफ ध्यान देना। सबसे बड़ी नियामत जो है ना वो सेहत है। एक आदमी के पास अगर 2 करोड़ का बेड है और नींद नहीं आ रही है, तो उससे वो झोंपड़े में जो आदमी अपनी चादर लोई या पट्टू डाल के सोया उसको नींद आ रही है ना, तो वो 1000 गुना बेहतर है जी। बिस्तर तो खरीदा जा सकता है मखमली जी, लेकिन बात यह है कि नींद जो है वो खरीदी नहीं जा सकती जी। उसका ताल्लुक सेहत के साथ है, और सेहतमंद होना सबसे बड़ी नियामत है जी। सेहतमंद होगा, सेहतमंद जिस्म होगा, सेहतमंद दिमाग होगा। तो स्कूलों में भी पढ़ाया जाता तंदुरुस्ती हजार नेमत, तंदुरुस्ती हजार नेमत, हमने भी ये मजमून पढ़े हुए हैं। तो आज देखिए कि आज जो ज़िंदगी में आसाइशें आ गई, आराम तलबी आ गई, उससे क्या कि हमारे लोग जब काम करते थे, जब औरतें गोबर उठा के खेत में डालती थी, पानी दूर से ला के गागर उठा के लाती थी, तो बीमारियाँ नहीं लगती थी। आज जब वो घर में बैठी हुई हैं, कालीन पे पाँव रखा हुआ है, तो बात यह है कि वो बिस्तर से उठे और कालीन से बिस्तर में, और वहाँ से जी वाशरूम से अंदर, तो अब ये देखिए कि वो सेहत का नुकसान तो होना है, ब्लड प्रेशर ने आना है, शुगर ने आना है। तो वो जो काम था आज भी हम देखें, 2 साल पहले एक बुढ़िया माई के लिए कहा किसी ने कि 150 साल इसकी उम्र है। तो मैं जब वहाँ गया तो मैंने पूरी तहकीक की, तो उसने कहा जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी 1914-18, तो उसमें मेरा जो घर वाला था वो उसने जंग लड़ी थी। तो अब हमने अंदाजा किया कि 134 या 135 साल की वो माई थी जी, दूर एक पहाड़ी पे रहती थी, तो अभी भी वो सोटी के सारे थोड़ा बहुत उठती थी, फिर कुछ से बाद अब तो उसकी डेथ हो गई। उद्यम था। अब देखिए एक तरफ ये जिंदगी है पहाड़ी जिंदगी, अब आप खुद देखिए, एक तरफ ये है कि 50 साल में आदमी राम नाम सत्य है जी जी जी, और हार्ट अटैक, नौजवानों को हार्ट अटैक हो रहा है, 50 साल तो बहुत असल वजह उसकी ये है कि हमने जो काम थे जिसम से काम लेना था, लोहे को आप जमीन पे रखते हैं, लोहा सड़ जाता है जी, सड़ जाता है ना, उसके बावजूद एक रबड़ को आप घुमाते रहें, उठा के रखते रहे दो साफ करके, तो रबड़ कई साल रह जाता है, कई साल रह जाता है। तो इससे हमें सबक लेना चाहिए कि जब तक हम चलेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, कसरत नहीं करेंगे, तो तब तक तंदुरुस्ती नहीं रह सकती, तंदुरुस्ती तब तक नहीं रह सकती। आज हम देख लें अपने, देखो अभी भी आपको 100 साल के बकरवाल तो मिल जाएंगे ना, गद्दी मिल जाएंगे, भेड़ बकरी चलाने वाले, पहाड़ों पे चढ़ते उतरते हैं, काम करते हैं, अभी भी आपको मिलेंगे इस दौर में। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये रुझान दिया, जो आइडिया दिया, ये बड़ा खुश आइंद है। मैं मुबारक देता हूँ उनको भी, और उन लोगों को जो अपनी सेहत की समस्या से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि उसको वो बात यह है कि कह रहे हैं गेट आउट जी जी जी, किसको, बीमारियों को जी, कि अभी हम नहीं मानने वाले जी, अभी हम चलने वाले, बीमारियों को गेट आउट कहना ही पड़ेगा जी जी जी। तो ये अगर आप आदतें हम अपना लें, अपने जीवन में अपना लें, तो हम कर सकते हैं। ये तो रही बात, आम इंसान भी तंदुरुस्त रहने के लिए ये सारी चीज़ें करेगा। आज उन्होंने जिक्र किया, खेलों का जिक्र करते हुए उन्होंने बस्तर ओलंपिक्स का जिक्र उन्होंने किया कि वहाँ पर खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और देखिए बस्तर माओवादियों और आतंकवादियों के लिए कितना बदनाम इलाका था, वहाँ दिन को नहीं कोई जा सकता था, लेकिन आज वहाँ के 7 ज़िलों से 1.5 लाख से भी ज़्यादा
जो नौजवान हैं वो खेलों की तरफ आ रहे हैं और तरह तरह की खेलें, आप हॉकी ले लीजिए, वो कराटे ले लीजिए, कबड्डी ले लीजिए, खो खो, तीरंदाजी, जो भी जिसमें भी उनका इंटरेस्ट है वो लोग उस तरफ आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप बताइए कि जो खेलें हैं हमें हमारे जीवन में किस तरह से तरक्की लाती हैं और किस तरह अलग अलग बुराइयों से, अलग अलग कुरीतियों से, अलग अलग चुनौतियों से हमें दूर रखती हैं, खतरों से। देखिए बात यह है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक जगह लिखा था कि किसी चलते हुए को रोक देना, समझा देना बड़ी बात नहीं है, उसका रुख बदल देना, उसका रुख जो है, डायरेक्शन उसकी जो है वो बदल देना, अच्छाई की तरफ लगा देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब देखिए, आपने वस्त्र की बात की तो चंबल घाटी के बाद वस्त्र का नाम दुनिया में बदनाम था। तो हम ये समझते थे कि सारे डाकू हैं, सारे माओवादी हैं, सारे मिलिटेंट हैं। वहाँ से लोग खेल के लिए आ रहे हैं, देश का नाम रोशन करेंगे। तो देखिए, जो बदनाम ज़माना जगह थी वो नेक नाम ज़माना हो रही है। देखिए ना, फिर मैं अपनी बात, तो रुख बदलने वाली बात, रुख बदल दिया, रुख बदल दिया, तो ये है हाँ, तो ये तो हमारे लिए बड़ी खुशहाइन बात है, ये फख्र की बात है ना। और वैसे भी देखिए, खेलें हमें कितना कुछ सिखाती हैं। एक तो हमारे जहनी तौर पर, शारीरिक तौर पर हमें मजबूती देती हैं, हमारा ओवरऑल जो है शरीर का ही नहीं, हमारे पूरे कैरेक्टर का जो है उसका विकास होता है, उसका चरित्र निर्माण होता है खेलों की वजह से। एकजुटता की भावना आती है, टीम स्पिरिट आता है कि हमें मिलकर के काम करना है, एक टीम की तरह काम करना है। तो इस खेलों की और भी हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, नशाखोरी है, आतंकवाद है, बेरोजगारी है, उस वजह से नौजवान परेशान हो जाते हैं। तो खेलें किस तरह से पॉजिटिव रोल निभा सकती हैं नौजवानों को एक अच्छी तरफ ले जाने में? देखिए, फिजिकल एजुकेशन जो है वो इतनी ज़रूरी है कि उस पर जितना भी कहा जाए, जैसा भी कहा जाए तो कम है। उससे क्या होगा कि देखिए, जब आपने फिजिकल एजुकेशन की तरफ आएगा, स्पोर्ट्स की तरफ आएगा, खेलेगा, तो एक तो ये होगा, जैसे आपने बात कही कि टीम स्पिरिट होगा, जोड़ होगा, आपस में सारे एक हो जाएंगे। सारे जो होंगे वो एक होकर खेलेंगे। जब हम खेलते हैं तो सारे, मैं खुद वॉलीबॉल का प्लेयर था और मुझे पता है कि हम सब ने वो जिम्मेदारी ली होती थी। तो हुआ ये कि इन चीज़ों के लिए इससे अपनी सेहत ठीक रहेगी, अपना माहौल ठीक रहेगा, अपने साथी ठीक रहेंगे, और जब हम सब ठीक रहेंगे तो हमारा देश ठीक रहेगा। और हमने बीमार देश नहीं बनाना है, हमने तंदुरुस्त भारत बनाना है। विकसित तो बनना है, लेकिन तंदुरुस्त होगा तो विकसित बनेगा। यही बड़ी सोच है जिसको। और चुनौतियों की बात हमने की तो प्रधानमंत्री जी ने आज मलेरिया की बात की और कैंसर से लड़ाई की बात की। उसमें जो भारत की उपलब्धियां हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया। तो सरकार जो भी योजना बनाए उसको सफल बनाने में लोगों का योगदान बड़ा ज़रूरी है। जैसे उन्होंने बताया कि 2015 से लेकर 23 के बीच मलेरिया के मामलों में 80% की कमी आई। और रही बात जो कैंसर की है, उसमें भारत एक ऐसा मुल्क बन गया है कि जहां पर उसकी डायग्नोज होना, उसका पता चलना और जल्दी इलाज शुरू होना। और उसमें भी उन्होंने बताया कि आयुष्मान योजना जो है वो, उसका लोग किस तरह से लाभ उठा रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि सरकार बेशक योजनाएं बनाए, जब तक लोग उसमें शामिल नहीं होंगे, लोग सहयोग नहीं देंगे, तब तक हम कामयाब उसमें नहीं हो पाए। और देखिए, कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज़ अचीव कर जाते हैं तो बड़े मुतमईन होकर बैठ जाते हैं, बस हासिल कर ली। ये नहीं, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अब जैसे मलेरिया पर हमने जीत हासिल की है, मलेरिया के मामले इतने कम होते जा रहे हैं, नीचे आते जा रहे हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि अब मलेरिया का खतरा कम हुआ है तो हम अपने इर्द गिर्द पानी इकट्ठा होते रहने दें, गंदगी फैलते रहने दें। ऐसा नहीं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और इनसे बचाव और एहतियात की जो आदतें हैं उनको हमने अपने जीवन का हिस्सा बनाकर ही रखना है। देखिए, बात ये है कि शिकारी जब परिंदे का शिकार की तरफ जाता है, गलत बात है, लेकिन जब परिंदा जो है उड़ के दूर चला जाए, उसके लिए कहते हैं कि जहाँ परिंदे ने पर समेटे वहीं से याद है। जितनी ऊंचाई पे चला जाए, लेकिन अगर वो पर अपने समेट ले तो समझ लो याद शिकारी जो है वो वहीं है। इसलिए जितने भी हम तरक्की करें, जितना भी हम आगे बढ़ जाएं, मुतमईन उस पर नहीं होना। अभी हमने कुछ और करना है, अभी हमने आगे बढ़ना है। करते रहो, डरते रहो, और करते करते डरते रहो, डरते डरते करते रहो, तभी उसका। और जैसा उन्होंने बताया कि अवेयरनेस, एक्शन और एश्योरेंस। और आयुष्मान भारत ने एश्योरेंस तो दे दी है कि भगवान ना करे अगर आप बीमार होते हैं तो आपका इलाज करवा देंगे, लेकिन उसके साथ साथ अवेयरनेस भी बड़ी जरूरी है कि हम जागृत हों और आंख कान अपना जहन खोल के रखें ताकि उससे हमें कोई नुकसान ना हो। और रही बात चुनौतियों में, बहुत बार हम देखते हैं कि
अगर जीवन में कोई कमी खामी आ जाती है ना तो हम मायूस हो जाते हैं, क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन नहीं, जब तक आपका इरादा, नेक नियति और निष्ठा जो है ना मन में, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने उड़ीसा के काला हांडी की बात की। हाँ, क्या बात है। ऐसा कि इलाका गुरबत का जहाँ कहते थे काला हांडी, हम बचपन में सुनते थे कि काला हांडी में दुल्हन को भी नया कपड़ा नहीं मिल सकता। जी दुल्हन भी पुराने कपड़े धो के ही यानी वो शादी हो जाती थी, ऐसा एक जमाना गुजरा। जी, और वहाँ रिसोर्सेज ऐसे थे, पानी नहीं था खेती करने के लिए, पानी नहीं होता था, सारा बंजर। जी, आज देखें, आज मैं सब्जियों की बात की, फलों की बात की। और कितने लोगों ने, सिर्फ 10 लोगों ने, 10 नौजवानों ने मिलकर अपना एफपीओ की शुरुआत की, और आज वो करोड़ों का सालाना जो उनकी टर्नओवर है वो करोड़ों रुपयों में है। जब भी बदलाव आता है, जब भी तरक्की आती है, तो वो पूरा समाज नहीं उठता, चंद नौजवान उठते हैं, चंद बुजुर्ग उठते हैं, चंद लोग उठते हैं, और उठकर जब वो एक तरफ जब चल पड़ते हैं तो फिर ये चला था जानबे मंजिल में अकेला ही, हाँ जी, साथी जुड़ते के कारवां बनता गया। जी, तो वो 10 लोगों ने कदम उठाया, और आज 200 किसान उनके साथ जुड़े हैं। न सिर्फ काला हांडी में, उड़ीसा में, बल्कि उड़ीसा से बाहर प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि उनकी सब्जियां जा रही, और 1.5 करोड़ सालाना, 1.5 करोड़ से ज्यादा वो काला हांडी जो गुरबत में ये सरे फरिश्ता आज वो सब्जियां दे रहा है, आज वो फल दे रहा है। जी, और जैसे कि ये इस साल का आखिरी मन की बात प्रोग्राम था, और अगला जो प्रोग्राम होगा मन की बात वो अगले साल में होगा, 2025 में होगा। तो आज ये साल खत्म होने की तरफ है, तो इस मौके पर वकार साहब आप कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को, खासतौर पर मन की बात प्रोग्राम से जो वो चीज़ें सीखते आ रहे हैं उन पर अमल? मैं सोचता हूँ कि प्रोफेसर वकार और जगमोहन साहब दोनों खुशनसीब हैं कि 2024 की रुखसती पर जब साल पूरा हो रहा है तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब की उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं, साथियों से ये चीज़ अवेयर कर रहे हैं। लेकिन जो साथी हमें सुन रहे हैं तो वो इन सारी बातों पर अमल पैरा हूँ जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताई जी, उस पर हाँ जो अच्छा काम है उसको सल्यूट करें, उसको अपनाएं। तो फिर भी कहीं आपको कहीं कमी नजर आती है, कमी तो बशर में होती है, शायद कोई कमी रह गई हो, तो जो कमी रह गई है किसी वजह से, उस कमी को पूरा करने के लिए और आगे आए। हम सब का बात यह है कि खुदा हाफिज जी। और देखिए सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री यही कहते हैं कि मन की बात मेरा प्रोग्राम बेशक जरूर है, लेकिन सिर्फ मेरे मन की बात नहीं है, मेरे मन की बात नहीं है। और वो अपील करते हैं सभी से कि मन की बात के लिए अपने विचार, अपने सुझाव, अपने पैगाम जो है वो भेजते रहो, और आपके इर्द गिर्द जो कोई अच्छा काम करता है उसको उजागर करने की ज़रूरत है, उनके बारे में भी लिखकर भेजते रहो, ताकि इस प्रोग्राम के माध्यम से, इसके ज़रिए दुनिया को उसके बारे में पता चल सके। तो अपने आसपास वालों को साथ लेकर चलना कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है। देखिए बात यह कि हर आदमी में अल्लाह ने कोई ना कोई टैलेंट रखा है। अभी आपने बात की थी उसकी मायूसी, तो कुरान पाक की एक आयत मुबारक है जिसमें है कि ला तक़नतू मिन रहमतुल्लाह, कि उस ऊपर वाले की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना। जी जी जी। ये एक चीज छूटती है तो 10 दरवाजे खुलते हैं जी, एक दरवाजा अगर आप पे बंद होता है तो 10 दरवाजे खुलते हैं। असल की चीज क्या चाहिए? आरजू, कोशिश, स्ट्रगल, तमन्ना, जदोजहद। तो जब और देखिए वही गीता में बात लिखी है, कर्म कीजिए फल की चिंता मत कीजिए। आप कर्म कीजिए, अपनी पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ कर्म कर लीजिए, और फल देने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन आपकी मेहनत में बदनीयती नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए जी। और इसी नोट के साथ, इसी पैगाम के साथ आज का ये प्रोग्राम हम यहीं खत्म करते हैं। बातें तो और भी हो सकती थी, लेकिन समय इजाजत नहीं देता, घड़ी कह रही है कि बाय बाय टाटा कीजिए। तो वकार साहब, आप अपने मसरूफ ज़िंदगी से समय निकाल कर हमारी गुजारिश पर यहाँ पर आए और बहुत सारी बातें की, आज के मन की बात के कार्यक्रम के ऊपर चर्चा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।